ये मुद्दे वो रहे जो हमने अब तक उठाए थे। जीना ने रुझानों का बताया। अब जीनिया के सर्वे के मुताबिक कौन कौन से मुद्दे हैं पब्लिक डोमेन में जो कि उपचुनावों के ध्यान में रहेंगे, आइए जानते हैं। चुनाव के दौरान पॉलिटिकल पार्टियां और पॉलिटिशियन कई मुद्दे उछालते हैं, लेकिन जनता किन मुद्दों पर वोट देगी, ये जानने के लिए हमने एआई पोल के दौरान सवाल किया कि उपचुनाव में यूपी का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या रहेगा। जवाब में 40% लोगों ने जाति को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। वहीं 35% लोगों के लिए रोजगार बड़ा मुद्दा है, जबकि धर्म को 20% लोगों ने बड़ा मुद्दा बताया और 5% लोगों ने कुछ नहीं बताया। जाति एक ऐसा मुद्दा जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और खास तौर पर देश की राजनीति में भी जब देखा जाता है तो एक बड़ा मुद्दा बनकर रहता है। इस मुद्दे पर बात होगी, लेकिन अगला सवाल जीनिया क्या है जिसका उत्तर आप देना चाहेंगे? ये बात जग जाहिर है कि चुनाव का अंत आते आते तमाम बड़े मुद्दे फीके पड़ जाते हैं और धर्म और जाति का मुद्दा सबसे ऊपर आ जाता है। इसी से जुड़ा सवाल हमने एआई पोल में रखा। हमने पूछा कि क्या यूपी में जाति का मुद्दा धर्म पर भारी पड़ेगा। इसके जवाब में 55% लोगों ने कहा कि हाँ, जाति का मुद्दा धर्म पर भारी पड़ेगा। वहीं 40% लोगों का कहना है कि जाति का मुद्दा धर्म पर भारी नहीं पड़ेगा और 5% लोगों ने इस पर चुप रहना ही बेहतर समझा। ये नतीजे आपने देख लिए और रिएक्शन में शुरुआत करना चाहूंगा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपसे कि दो बातें हैं। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला है जो कि जाति सेंट्रिक है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार का कांवड़ वाला फैसला है जिसको कि एक लोग धर्म सेंट्रिक होकर के देख रहे हैं। इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो एक, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति जाति की कम करती है। जाति की राजनीति इसलिए कहा जा रहा है कि ज्यादा हो रही क्योंकि अभी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीत गए। भारतीय जनता पार्टी भी जाति की राजनीति में कोई कसर नहीं छोड़ती। बीजेपी के लिए अगर वो जाति की राजनीति करेगी तो नुकसान देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और विकास की राजनीति करती है। अगर उस राजनीति पर जाएगी तो उसको लाभ होगा, जाति की राजनीति में जाएगी तो उसे फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। ठीक है विनोद जी, जाति और धर्म की राजनीति को लेकर मैं हर्षवर्धन जी की इस बात से सहमत हूं कि जाति की राजनीति का जो डोमेन है वो मंडलवादी पार्टियों का है और हिंदुत्व की राजनीति का डोमेन जो है वो है भारतीय जनता पार्टी का। तो अपने अपने डोमेन, अगर आप दूसरे के अखाड़े में कुश्ती लड़ने जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा और अपने अखाड़े में आप दूसरे को बुलाएंगे तो उसके लिए मुश्किल होगा। तो अखिलेश यादव ने जो पीडीए की लकीर खींची थी वो उन्होंने अपनी पिच खुद तैयार कर ली और इसलिए सफलता मिली। विनोद जी, नहीं, अखिलेश यादव ने पीडीए की लकीर भी खींची और पीडीए को इंप्लीमेंट भी किया। हाँ। जिस तरह के टिकट उन्होंने बांटे, हम सब जानते हैं कि जो उनका आधार वर्ग है यादव, उसमें सिर्फ 5 टिकट दिए उन्होंने, वो भी अपने परिवार के। बाकी उन्होंने, आप उठा के देखिए उनकी सूची लोकसभा चुनाव की, उसमें अति पिछड़ों को, दलितों को, अति दलितों को, सबको उन्होंने एक तरह का दिया। अब जनरल सीटों में उन्होंने दलित लड़ाए, मेरठ में उन्होंने जो लड़ाया जनरल सीट, अयोध्या में जो जीत के आए और ये अपना अवधेश प्रसाद जी, ये भी दलित समुदाय से आते हैं। ये प्रयोग उन्होंने किया। कांशीराम जी कहा करते थे इस बात को कि जिस दिन सामान्य सीट से दलित जीत के आने लगेगा उस दिन मैं मानूंगा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को सफलता मिलने लगी है। तो ये एक बड़ी बात है कि अगर वही अयोध्या जैसी सामान्य सीट से अगर कोई दलित जीत के आ रहा है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये जातीय राजनीति आप कह लीजिए, सामाजिक न्याय की राजनीति कह लीजिए, मंडल की राजनीति कह लीजिए, ये उसका एक अगला कदम है। ठीक है सर, मैं वापस जीने की तरफ रुख करूंगा। एक और सवाल जीने के पास है, वो आंकड़े देखेंगे, उसके बाद चलेंगे बाकी मेहमानों के पास। अब हमारे एआई पोल का बहुत अहम सवाल ये कि यूपी में मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद कौन है। चलिए इस सवाल के जवाब से पर्दा हटाते हैं। 58% लोगों की पहली पसंद मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वहीं 40% लोगों की पहली पसंद अखिलेश यादव है, जबकि सिर्फ 2% लोगों ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद बताया है। मैं सीधा शिवम आपसे जानना चाहूंगा कि हाल ही में बीजेपी के अंदर जो एक ये कहा गया कि भाई द्वंद्व बीजेपी के अंदर चल रहा है, यह सरकार और संगठन के बीच चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य का नाम सामने आया। वो कहते राजनीतिक गलियारों में खबरें उड़ी कि भाई मुख्यमंत्री पद की एक दबी हुई चाहत है और वही शायद निकल रही है आज की तारीख में। ऐसा कुछ है? पब्लिक का ओपिनियन क्या है सामने? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी को लेकर एक चीज बहुत क्लियर है कि पूरे देश में जितने भी न्यूज चैनल्स ने सर्वे किए हैं, सब में पूरे देश में सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से अगर बात करें तो वो नंबर 1 पर हर बार आते हैं। आपके यहाँ पर भी कई बार हुआ।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो आपस की उहापोह की आप स्थिति कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड तो चलती नहीं कि पिताजी से लड़के बेटा जी को ही बिठाया जाएगा आखिरकार। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरीके के रिजल्ट्स रहे उसके बाद एक समन्वय बैठक हुई। अरे किसी का नाम भी नहीं लिया, आपको क्यों दर्द हो गया भाई? तो अभी देखिए अभी फिर शुरू हो गया। अरे नाम भी नहीं लिया, चांस आएगा, बिना नाम लिए भी दर्द हो जाता है यहाँ पर। खैर मैंने जवाब की बात, मतलब यहाँ नाम ले दे और मुजफ्फरनगर में नाम लिखवा दे तो भी दिक्कत हो जाती है। मैं आऊंगा आपके पास, भरोसा रखिए। मान रहे हैं कि अखिलेश यादव जी लड़े थे मुलायम सिंह यादव जी से, खैर वो तो टीवी पर ही है सबके सामने। मैं विषय पर आना चाहता हूँ, विषय बहुत साफ है। अगर योगी आदित्यनाथ जी की बात करें और अगर आप उनकी प्रतिस्पर्धा में अखिलेश यादव जी को रखें तो कोई मैच ही नहीं है, कोई बराबरी ही नहीं है भाई। एक आदमी 2017 में जीता, सामने सामने की लड़ाई जीते, अखिलेश यादव चेहरा थे ना। 2022 में जीते, 2019 में जीते, 2024 में स्थिति जो है सबके सामने, उपचुनाव बीच में जीत कर आए, तो कहां बराबरी है? पिछले लगातार 10-12 साल में बता दीजिए एक भी चुनाव दूसरा आदमी भाषण देता रहेगा। आप देखिए इन्होंने कहा बराबरी तो बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी किसकी पारिवारिक सीट से जीत के आए और किसके कारण वहां उत्तराखंड में हारे, ये इन बच्चों को जानना भी जरूरी है। उनके चाचा थे उत्तराखंड से जो आए गोरखनाथ मठ के। पार्टी साहब एक काम करते हैं, काम करते हैं अभी आपने टर्न लिया, हम तो उपचुनाव की बातें कर रहे हैं ना, इतिहास की बातें छोड़ दीजिए। आप सीधा आइए सर, अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ के चेहरे की बात है। आपने उनको क्यों नहीं रोका कि वो इतिहास की बात कर रहे थे? तो जवाब सुनने का भी होना चाहिए, जवाब उसका भी मिलेगा। बिल्कुल वो नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसे ही होती है। किसी के गुरु दादाजी, चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, पिताजी मुख्यमंत्री बनते हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, उसको प्राइवेट लिमिटेड है। दूसरी बात सुनिए, कंपैरिजन बीच में इंटरेस्ट रेट नहीं करता, एक एक कोई बात नहीं, अभी मैं समाप्त करूं क्या? सुनिए बीच में जाओ। दूसरा मुकाबला तो इसलिए भी नहीं है, अखिलेश यादव जी ने 5 साल में जीडीपी ग्रोथ जो उत्तर प्रदेश में दी वो 12% एवरेज ग्रोथ दी। अभी सर सुनिए 6% की ग्रोथ बात कर रहा हूं, मुद्दों की बात कर रहा हूं मैं। योगी आदित्यनाथ जी, ये फर्क है, पूरे चुनाव में फर्क है। और पूरे चुनाव में जीडीपी नाम का शब्द समाजवादी पार्टी के ग्रोथ की बात हुई है, डेवलपमेंट की बात हुई है, तो जीडीपी की बात भी होगी। ग्रोथ होती है तो जीडीपी से ही होगी ना, उसका तो चलिए ठीक है। अब आप अपने चेहरे पे आ जाओ सर, वाजपेयी साहब। समाजवादी एक सेकंड होती है और किसी दंगे की बात करें, मुजफ्फरनगर के दंगे में दोषी बीजेपी का एमएलए पकड़ा गया इनकी सरकार में, और ये मुजफ्फरनगर गाते रहते हैं। मुजफ्फरनगर में एमएलए पकड़ा गया और जेल आता है। अपराधी है ना त्रिपाठी जी? अपराधी है ना त्रिपाठी जी से? अपराधी है ना? आपसे सवाल एमएलए त्रिपाठी ज्यादा अच्छा व्याख्यान करते हैं कि अपराधी है, अभी घोषित है, अघोषित है, एलिगेशन है, एक्यूज्ड है, इसलिए त्रिपाठी जी का नाम लिया सर। नहीं त्रिपाठी जी ने अपराधी बताया, मैंने एमएलए बीजेपी का एमएलए वो रेफरेंस में सदस्यता चली गई। अगर बीजेपी के किसी एमएलए किसी एमपी को न्यायालय ने दोषी ठहराया तो भैया वो भी अपराधी है। हम न्याय से चलते हैं, हम समान नागरिक संहिता वाले हैं। आपकी समस्या, हम पत्रकार के तौर पे हमको एक ही तरफ दिखता है, आपको अलग अलग दिखता है, ठीक है ना? सब समाहित है पीडीए में, अगर आप नहीं जानते तो जानकारी करिए। पीडीए में उच्च वर्ग भी है, उच्च वर्ग भी है, उसमें पिछड़े भी है, उसमें अगड़े भी है, उसमें आबादी भी है, उसमें आदिवासी भी है, उसमें अल्पसंख्यक भाई भी है, सब है। पीडीए आपकी जानकारी कम है तो हमारी परेशानी नहीं। गोल पोस्ट चेंज नहीं करते सर, बात आपने कहा पीडीए, आपने भी जिक्र किया पीडीए का, आपने कहा कि वो जाति से रिलेटेड नहीं, वो समन्वय है सबका। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सभी उसमें जुड़े हुए हैं। आप अगड़े भी जुड़े हैं, गरीब अगड़े जुड़े हुए हैं उसमें, उसमें पिछड़े हैं, उसमें दलित है, उसमें अल्पसंख्यक भाई है, उसमें आधी आबादी है, और उसमें हमारे एससी भाई भी जुड़े हुए हैं। ये सारे जो लोग जुड़े हुए हैं, तो कैसे सबका समन्वय में लोगों को बताने का काम आएगा? गलत बात है। कांग्रेस को भी अवसर दीजिए। आप ये पूरा समय खा जा रहे हैं, मेरी गलती है। बीच में शिवम त्यागी जी का भाषण करवा देते हैं तो उनको कहां से? अच्छा ठीक है सर, मैं एक सवाल लेकर शिवाज तक मैं सीधा आपके पास में आ रहा हूँ। जीना के बाद एक सेकंड शिवाब, जीना के पास एक और सवाल है सर, उस सवाल को जरा सुनते हैं। जीनिया, अगले सवाल को लेकर के जनता का रुझान क्या है और सवाल क्या है आपका? एआई पोल के सबसे बड़े सवाल से पर्दा हटने वाला है और ये सवाल है,
उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं? इस सवाल के जवाब का इंतजार जी न्यूज के करोड़ों दर्शकों के साथ साथ स्टूडियो में बैठे मेहमान भी बेसब्री से कर रहे हैं। तो चलिए एआई पोल का पिटारा खोलते हैं। मुझे और मेरी टीम को मिले 30 लाख रुझानों के आधार पर उपचुनाव वाली 10 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 6 और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य का खाता नहीं खुलेगा। तो ये रुझान का आंकड़ा आ चुका है। बीजेपी और सहयोगी के साथ खाते में 6, समाजवादी पार्टी और सहयोगी 4, ये आंकड़ा आ चुका है। शशांक हमारे सहयोगी है जो कि इस पूरे आंकड़े को मैनेज भी करते हैं, रिफाइन भी करते हैं। शशांक जरा बताइए कि कितने लोगों का आंकड़ा था, पैरामीटर आपके क्या रहे जो ये आंकड़े निकले हैं? तो ये बेसिकली 30 लाख सेंटिमेंट्स की आधार पे हम लोगों ने बनाया हुआ है। तो देखिए अभी ये बहुत क्लियर है कि अभी हम बहुत ज़्यादा प्री हैं, वहाँ पे लोकल कैंडिडेट्स का नाम डिक्लेयर नहीं है। तो ये पार्टी के आधार पर बनाया हुआ डेटा है, जिसके आधार पर ये 6 और 4 का है, जिसमें एक सीट पे बड़ा क्लोज कंपटीशन है। सो इसीलिए अभी ये 6 और 4 का कंपटीशन निकाला गया है। सो ये सेंटिमेंट्स के आधार पे बनाया हुआ है अभी तक। हो सकता है जब वहाँ पे डिक्लेयर हो जाएंगे लोकल कैंडिडेट्स तो कुछ इसमें चेंजेस होने के चांसेस हैं, समीकरण बदल सकते हैं। जी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपने ये की कि समाजवादी पार्टी और सहयोगी को जो आपने 4 सीटें दी हैं, अब मैं हाँ जी, ये 4 के बाद आप एक सीट बता रहे हैं क्लोज कॉन्टेस्ट है या इसी में है? इसी में इंक्लूड है, लेकिन उसमें बीजेपी भी ज्यादा है। हाँ, उसकी सेंटीमेंट ज्यादा है। उसमें टुवर्ड्स बीजेपी है सर, वो 7-3 भी हो सकती है, वो ये कह रहे हैं कि स्पष्टता आ जाए। लेकिन श्रीवास्तव जी जरा ये तो बताइए, नहीं हो ये 4 सीटें हमारी सामने आई, इसमें 2 हैं आपके पास, 1 है आपके पास कि 3 है आपके पास? भाई आप ये शिवम जी को अलग से एक शो दे दीजिए, आधा घंटा ये बोल रहे हैं। अरे हर आदमी पे बोल रहे हो, हर आदमी पे बोल रहे हो, ऐसा ना करो यार, ऐसा ना करो भाई, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। अब आपको अपने नहीं, अब उनकी बारी है ना, सवाल हमसे पूछा गया सर, आपकी बारी, तो हमको बोलने दीजिए। बीच में लेकिन रोना नहीं गया इनका, रोते ही रहते हो दिन रात। बोलो शिवम, डायरेक्ट अटैक। अरे भाई कुछ तो अदब रखो, यही सोच। अरे सर जवाब दे दीजिए। आप उनका शो खराब कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जी देखिए अभी तो आप ही को प्रॉब्लम थी। नहीं हमें कोई हम बता रहे हैं, इनको आधे घंटे दे दीजिए शो, हम तो उल्टा। नहीं सर, आपकी बारी श्रीवास्तव जी, आपकी हम तो उल्टा कह रहे हैं भाई। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमारे जो सज्जन, जो हमारे बहुत सम्मानित जिन्होंने सर्वे किया, उन्होंने बताया 3 या 7, जो भी बहुत अच्छी बात है। कुछ दिन पहले 400 बता रहे थे, 240 आई। नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी। नहीं सर, अरे छोड़िए, अब एक छोड़िए, अरे छोड़िए, सबने आप ही नहीं, पूरा जितना मीडिया जगत है 400 के आसपास, कोई 2 ज्यादा कोई 4 कम। तो इसके बावजूद हम आपकी मेहनत को सलाम करते हैं। दूसरा, माननीय योगी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो बिल्कुल आज ही खबर आई है कि भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक था, उसका नाम था उदय भान करवरिया, उसने AK-47 से समाजवादी पार्टी के विधायक की हत्या कर दी। उसको हो गई आजीवन सजा। 2019 में वो जेल गए। आज खबर आई है कि उनको छोड़ दिया गया, उनके आचरण को देखते हुए। तो तैयारी तो पूरी है योगी जी की, पूरी तैयारी है। आपने 2 मुद्दे रखे सर, आपके दूसरे मुद्दे का जवाब देंगे शिवम त्यागी, पहले मुद्दे का जवाब जरा मैं दे देता हूं और शशांक मेरे आंकड़ों को दुरुस्त करेंगे। भैया हम तो सूचना दे रहे हैं, कोई मुद्दा थोड़ी दे रहे हैं। उदय भान करवरिया भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा गया, कोई मुद्दा थोड़ी है। एक सेकंड, ये जो 400 प्लस आंकड़ा आपने बताया ना सर, 240 पे आए आप, हम क्या करें? जी न्यूज सर इकलौता चैनल था जिसने बताया था कि 290 के आसपास में सीटें रहेंगी और अधिकतम जो सीटें रहेंगी वो 305 रहेंगी एनडीए की। अगर आपको तस्दीक करनी है तो मैं उस फीड की पूरी कॉपी तो चलिए 290 से 50 तो फिर भी शशांक बता देंगे एग्जैक्ट आंकड़े थे क्या? तो बहुमत तो बता ही रहे थे भाई। एक सेकंड, हमारे आंकड़े पूरे हिंदुस्तान में सबसे सटीक थे। हमारा 295 से 305 के बीच में फिगर थी, जो हमने पहले दिन बताया और लास्ट दिन भी हम इसी बात पे अटक थे कि हमारे आंकड़े एक पर्टिकुलर साइंटिफिक डेटा के आधार पर आधारित हैं और जो रिजल्ट आपके सामने आया। बिल्कुल, हम सारे उससे पहले भी डिबेट में साइंटिफिक डेटा के आधार पे ही 400 दे रहे थे, आपने भी 290 दिया। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, डिबेट में होता है, वो ऐसी कोई बात किया गया। तो आप ये अभी जो आप 7 कह रहे हैं ना, ये 3 और 7 उल्टा भी हो सकता है। बिल्कुल सर। और अभी 13-11 हुआ है, अभी 13 उपचुनाव
चुनाव हुए हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीट जीते होगी बड़ी मुश्किल से। अभी तो अभी देश का माहौल बदल गया है, AI को थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। बात जाऊं उससे पहले सर, अभी तो आप अपनी सीटें तय करेंगे जब कितने आपको मिल रही हैं, लोकल कैंडिडेट तक मिल रही हैं, लड़ेगा कौन, उसके बाद आंकड़े चेंज होंगे। अभी कह दे रहे हैं साहब, जब आ जाए तब ये तो पब्लिक सेंटीमेंट है सर कि कांग्रेस ने जितना वोट हासिल किया लोकसभा में, विधानसभा चुनाव में, वो सेंटीमेंट कितना आपके पास है कितना नहीं है सर। अभी जब प्रत्याशी नहीं तय तो उनको मैं वही तो बता रहा हूं सर, करने दीजिए सर। कौन से प्रत्याशी के नाम पर लड़ा, मेहनत कराइए, आप क्यों उनको कष्ट देते हैं? उपचुनाव में ऐसा होता है, उपचुनाव को हमको अलग तरीके से देखना चाहिए। उपचुनाव की 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती। पहली बात तो है उपचुनाव के मुद्दे बिल्कुल स्थानीय होते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, उपचुनाव में उम्मीदवार का बड़ा महत्व होता है जी, उम्मीदवार कौन है। और तीसरा ये है कि आमतौर पर, ये सिद्धांत नहीं है, आमतौर पर उपचुनाव में सत्ताधारी गठबंधन जो होता है उसको थोड़ा सा एज होता है। हालांकि पिछले उपचुनाव हुए वहां 1-2 जगह के बाद अभी जो रिजल्ट आए गलत भी साबित हुई, सही भी साबित हुई। जैसे कि उत्तराखंड में बीजेपी 2 सीटें हार गई, लेकिन बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जीत गई 4 सीटें, तो वहां सरकार। लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो पत्रकारिता के आधार पर हम लोग इस बात को मानते हैं कि उम्मीदवार, स्थानीय मुद्दे और जो सत्ताधारी दल का अपना एक प्रभाव। क्योंकि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि भाई अरे यार 2.5 साल तो अभी सरकार बीजेपी की रहनी है, तो हम काहे के लिए अपना विधायक पोजीशन पे चुने, अगर सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी नहीं है तो। ठीक है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट सीट की बात करेंगे सर, क्योंकि जिस सीट को लेकर के, जिस सीट के कैंडिडेट को सांसद बनाया समाजवादी पार्टी ने, उनको एक मेडल की तरह अखिलेश यादव अपने साथ रख के चल रहे हैं। लेकिन उसके पहले श्रीवास्तव जी वापस मैं दुरुस्त कर देता हूं सर, वो आंकड़े में आपको जरूर देखने चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी ने उन्हीं आंकड़ों का बड़ी तारीफ की थी कि ज़ी न्यूज़ इकलौता चैनल है जिसमें कि 305 का को दिया था। हम सिर्फ आपकी बात नहीं सर, आंकड़े आपकी विश्वसनीयता को दर्शाते हैं कि वो क्लोज हुए कि नहीं हुए, क्योंकि मोदी जी कह चुके थे। अब सुभाष जी थोड़ा नाराज हैं, हम जानते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आंकड़ों पे आते हैं सर वापस से। मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के जीनिया के आंकड़े क्या कहते हैं, ये जानते हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो एक सीट की चर्चा संसद से लेकर सड़क तक होने लगी, और वो सीट है अयोध्या। जिस अयोध्या में बीजेपी ने राम मंदिर का निर्माण करवाया, उसी अयोध्या से बीजेपी लोकसभा चुनाव हार गई, और अब अयोध्या की एक विधानसभा सीट मिल्कीपुर पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद अब सांसद बन चुके हैं। इस सीट का हाल जानने के लिए हमने AI पोल में लोगों से पूछा कि इस बार अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से कौन किस पर भारी पड़ेगा। इसके जवाब में हैरान करने वाला नतीजा सामने आया। पोल में शामिल 52% लोगों की राय है कि मिल्कीपुर में बीजेपी आगे है, जबकि 48% लोगों की राय है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में आगे है। यहाँ दोनों पार्टियों के बीच सिर्फ 4% का अंतर है, यानी अयोध्या के बाद मिल्कीपुर की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि उपचुनाव तक इन आंकड़ों में बदलाव हो सकता है। मिल्कीपुर के आंकड़े सामने हैं, दोनों पक्षों में अंतर महज 4% का फिलहाल नजर आता है। अंदर कम या ज्यादा होने की पूरी संभावनाएं हैं, आंकड़े बदल जाने की संभावनाएं भी हैं, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इस बात की संभावना तो बिल्कुल रहेंगी कि मिल्कीपुर विधानसभा जीतना दोनों पक्षों के लिए अस्मिता का सवाल है, नाक का सवाल है। देखिए, नाक का सवाल है, और जो आंकड़े हैं जिसको कहते हैं ना कि हिस्टोरिकल प्रेसिडेंस, उसको भी देखना चाहिए। फैजाबाद लोकसभा की 5 में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। बिल्कुल 2017 में ये सीट बाबा गोरखनाथ भारतीय जनता पार्टी की जीते थे, 2022 में अवधेश प्रसाद जीते। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर प्रत्याशी बदल देगी, बेहतर प्रत्याशी लेकर आएगी, तो शायद जो आपकी AI एंकर जीनिया कह रही है, शायद वो बात होती दिखे। हालांकि मुकाबला वहां बहुत कड़ा है। ठीक बात है। शशांक से एक बार मैं जानना चाहूंगा, पार्टी आपके बाद में आ रहा हूं। शशांक, इस डेटा का बेस क्या रहा है, जरा बताइए पहले। डेटा का बेस लोगों के सेंटीमेंट्स होते हैं, उनके सेंटीमेंट्स के आधार पे हम इस पूरे डेटा को तैयार करते हैं। तो सेंटीमेंट्स में हम जाकर के उनसे पूछते नहीं, उनकी प्रतिक्रियाओं को जज करते हैं, और उनके आधार पर डेटा को कंपाइल करके निकाला जाता है, जिसका हमने रिजल्ट अपने इलेक्शन में भी देखा था अभी 2024 में। सो जनरली ये बहुत ज़्यादा सटीक होता है, बिकॉज नॉर्मली होता है क्या है कि जब आप किसी से कुछ पूछने जाते हैं तो वो आपको सटीक आंसर नहीं बताते हैं, वो आपको उसको बोलते हैं, इसका वर्ड है सोशल डिजायरेबिलिटी बाइस, कहना कुछ चाहते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो इट्स बेटर कि आप उनकी बातों को सेंस कर लें। सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी। तो लोगों ने जो कहा आपने उनको समझा और आंकड़ों में तब्दील किया, ठीक है। अब मैं AK वाजपेयी साहब आपके पास में आना चाहूंगा। बहुत देर से सर, माफी के साथ मैं कहूंगा कि आपका नंबर आ नहीं पाया, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में मिल्कीपुर का अहम स्थान आप देखते हैं इस वक्त?
देखिए, हम इस तरीके से इसको नहीं देखते। भाई इलेक्शंस का कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा रोल होता नहीं है, ना तो सरकार बदलती है ना सरकार गिरती है, और जनता भी इतनी उत्साहित नहीं होती वोट डालने के लिए, क्योंकि अभी आपने देखा लोकसभा के इलेक्शन में कितनी परसेंटेज आई है वोट डालने के लिए। लेकिन हाँ, इसका ये जरूर नतीजा निकलता है कि बीजेपी इस बार कोर्स करेक्शन कर लेगी। जो यूपी में उसको कुछ सीटों का नुकसान हुआ, उसको किस तरह के भड़का जाए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की कोशिश करेगी। और कोशिश उनकी कामयाब इसलिए होगी क्योंकि अभी हाल में आपने देखा ये जो योगी जी के जो कार्यक्रम है, बुलडोजर पे बड़े आरोप उनके ऊपर लगते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना होगा कि बुलडोजर की प्रक्रिया जो है वो कानून के माध्यम से ही अपनाई जाती है। या तो कोर्ट इजाजत देगा या आपका घर सरकारी जमीन पे बना होगा, उसका बेजा इस्तेमाल कोई ताकत नहीं कर सकती है, कोई सरकार नहीं कर सकती। आपको काउंटर करने के लिए सर उधर से एक आवाज आ चुकी है अपना गलत बनाया है, उन पर आप बुलडोजर चलाइए, पूरी कार्रवाई करिए, हटा दीजिए। ऐसा कैसे होता है कि जैसे ही किसी पे मुकदमा चलता है या किसी मामले में फंसता है, उसका घर इलीगल हो जाता है तुरंत 2 दिन के अंदर? ये क्या दो आप खत्म करिए, आप अभियान चलाइए, आप पूरे अभियान चलाइए, जिसके गलत बने हैं घर उसको तोड़ दीजिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है? ठीक है सर, मेरे पास वक्त श्रीवास्तव साहब कम बचा हुआ है, जल्दी क्लैरिफिकेशन हो। अगर किसी क्रिमिनल का घर बना हुआ है गलत जमीन पे, सरकारी जमीन पे, तो सरकार उसको कभी भी तोड़ सकती है। पहले और बाद का सवाल नहीं होता। कानून की जब आंख खुलेगी, कानून इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। यही देश का कानून है और इस देश के कानून को सबको। सर, लखनऊ में हाल ही में जिस कॉलोनी पर बुलडोजर चला उसके पहले खोजा जाएगा तो आपकी सहयोगी पार्टी के सारे तार उसमें नजर आ जाएंगे साहब। आप सवाल खाली उनसे पूछेगा कि आपके शासनकाल में ये चीजें हो कैसे गई थी। त्रिपाठी साहब बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, बड़ी चतुराई से उन्होंने क्या किया कि आपको ये बता दिया कि मिल्कीपुर में सुनिए उन्होंने एक बात कही, बात ही आगे बढ़ा रहा हूँ, आपकी बात ही आगे बढ़ा रहा हूँ, आपकी बात ही आगे बढ़ा रहा हूँ। सुन तो मेरे ऊपर बहस आपके लिए बताया नहीं, आपकी बात आगे बढ़ो, सुनना नहीं चाहते तो कैसे बात है? आपकी बात बढ़ा रहा हूँ, मेरा समय खराब करिए, सुनिए आप मेरा समय खराब मत करिए। अच्छा सुन लीजिए, आपका समय मत खराब करिए। आप मेरा नाम लेके बात, अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, चर्चा आप ज्ञानी नहीं है क्या? आप ज्ञानी है नहीं क्या? इतनी अच्छी बात आपके लिए कही कि ज्ञानी नहीं कर सकते। सुनिए एक सेकंड आपके बारे में अगर आपको एक सेकंड हर्षवर्धन जी मुझे 10 सेकंड दीजिए मुझे सर, 1 सेकंड सर। पर्सनल एलिगेशन किसी पर नहीं, और मैं वही कह रहा हूँ सर, सरकाज़म ना बहुत समझ में आता है, सरकाज़म सबको समझ में आता है, ऐसा ओपन चीजें नहीं करनी चाहिए। हाँ, मिल्कीपुर की बातें कीजिएगा सर। मैं एक आंकड़ा पहले ले लूँ, उसके बाद मैं वापस आऊंगा। मैं पहले एक आंकड़ा लेकर आ रहा हूँ सबके पास। जीने के पास अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार के शासनकाल को लेकर पब्लिक सेंटीमेंट क्या कहते हैं। सीधा चलते हैं जीने के पास। AI पोल में हमने ये जानने की कोशिश की कि मौजूद मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा है। इसके जवाब में 19% लोगों ने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कामकाज बहुत बेहतर है। वहीं 68% लोगों ने मुख्यमंत्री के कामकाज को संतोषजनक बताया, जबकि 11% की नजर में योगी आदित्यनाथ का कामकाज खराब रहा। तो वहीं 2% लोगों ने कोई राय नहीं दी। तो ये आंकड़ा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कि सरकार की कार्यशैली को लेकर के लोग बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को कैसा आंकते हैं। एक और आंकड़ा आपको दिखाते हैं कि जो फैसले लिए गए उनको लेकर के और विकास को लेकर के लोगों की राय क्या है। मंत्रियों और नेताओं के भाषण में अक्सर एक शब्द की चर्चा सबसे ज्यादा होती है और वो शब्द है विकास। तो हमने भी अपने पोल में विकास से जुड़ा सवाल किया। सवाल ये कि विकास के मुद्दे पर कौन मुख्यमंत्री बेहतर। इसके जवाब में 65% लोगों ने माना कि योगी आदित्यनाथ ने राज्य में विकास का काम किया है। वहीं 25% लोगों की राय है कि अखिलेश यादव ने विकास का काम करवाया था, जबकि 10% लोगों की राय है कि मायावती के राज में विकास सबसे तेज हुआ था। ये 2 मुद्दे आपने देख लिए। अब तीसरा मुद्दा कानून का मुद्दा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो प्रचलित किया जाता है, जिसका प्रचार किया जाता है बीजेपी की तरफ से, वो ये कि कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है। लोग क्या कह रहे हैं सुनिए जरा।
विकास के बाद बारी आई कानून की। ये वो मुद्दा है जिसकी कसौटी पर हर सरकार को परखा जाता है। हमने AI पोल में पूछा कि कानून के मुद्दे पर कौन मुख्यमंत्री बेहतर है। इस सवाल के जवाब में योगी आदित्यनाथ दूसरे नेताओं से काफी आगे दिखे। 70% लोगों ने कहा कि कानून के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ बेहतर मुख्यमंत्री हैं। वहीं 17% लोगों ने अखिलेश यादव को और 13% लोगों ने मायावती को कानून के मुद्दे पर बेहतर मुख्यमंत्री बताया। ये आंकड़े आपने देख लिए। अब चूंकि वक्त हमारे पास कम है तो सभी मेहमानों से शॉर्ट कमेंट में चाहूंगा। शुरुआत विनोद जी आपसे करूंगा। 2 मुद्दे सबके लिए रहेंगे, विकास और कानून को लेकर के मौजूदा सरकार ने कैसा काम किया और इसका असर चुनाव पर क्या। देखिए, जो आपके आंकड़े हैं उसके हिसाब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है जी। उनकी छवि, उनका विकास, उनकी कानून व्यवस्था। तो प्रश्न ये उठता है कि जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो क्या मोदी जी के खिलाफ थे? अगर आदित्यनाथ जी की सरकार से इतना लोग खुश हैं तो जो बीजेपी की सीटें 62 से घट के 33 रह गई और एनडीए की 35 आ गई, तो क्या मतलब फिर वो गुस्सा किस में था लोगों का? ये एक प्रश्न है। और फिर जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है कि योगी जी के सर पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है हार का, तो उनको भी सोचना पड़ेगा कि जब योगी जी इतने पॉपुलर हैं तो इसका मतलब जो है कुछ आत्ममंथन की जरूरत है। ठीक है सर, अब मैं जानना चाहूंगा भाटी जी के पास। प्रदीप जी बताइए जरा कि विकास और कानून संक्षेप में। सर, जो आपके आंकड़े मैं उन पे नहीं जानना चाहता किस तरह के आंकड़े, लेकिन अगर विकास हुआ है तो भ्रष्टाचार का विकास हुआ है, पेपर लीक में विकास हुआ है, बेरोजगारों का विकास हुआ है, बेरोजगार बढ़ गए, किसानों की आत्महत्या में विकास हुआ है, उनकी आमदनी तो आधी हो गई। लेकिन उसके साथ साथ मिलीपुर का भी जवाब साथ साथ सुनते जाइए। संक्षेप में सर, 2.5 दशक से लगभग एक बार ही भारतीय जनता पार्टी जीती है। 17 और 22 में तुलना मत करिए बस कि 17 में क्या हुआ और 22 में क्या हुआ। आज तक 2.5 दशक में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2017 में जीती थी मिल्कीपुर को। ठीक है सर, पुरानी बातें ना उठाते हुए मौजूदा आंकड़ों की बात करेंगे। वाजपेयी साहब, देखिए, जहाँ तक हमारा मानना बड़ा साफ है कि लोकसभा के परिणाम जो आते हैं उसका एक अलग कैरेक्टर होता है और जो विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आते हैं उसका एक कैरेक्टर होता है। अब लेकिन विनोद जी का सवाल एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या मोदी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी थी? इसका जवाब बड़ा सीधा है कि चुनाव के नतीजों में एक फैक्टर काम नहीं करता है, बहुत सारे मिले जुले फैक्टर काम करते हैं। विकास और कानून पर बस इतना कहना चाहूंगा कि चाहे वो अतीक की पार्टी हो, चाहे मुख्तार की पार्टी हो, चाहे आपके कुछ सांसद ज्यादा हो गए हो, तो बिल्कुल कॉलर खोल के घूमने की आवश्यकता नहीं है। ये महाराज जी का उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जिस तरीके से काम चलता रहा है उसी तरीके से चलता रहेगा। अगर कोई भी गुंडागर्दी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उत्तर प्रदेश का इलाज ऐसे ही होगा जैसे होते आया है। हर्षवर्धन जी आपकी बात सर, विकास और कानून व्यवस्था को लेकर के देश में संविधान का विकास नहीं चलेगा और कानून व्यवस्था। एक सेकंड, दोनों वक्त हमारे पास कम है। शिवम, वक्त कम है, किसी बात को नहीं काटेंगे। शिवम, वक्त कम है, हर्षवर्धन जी की बात पूरी करने दीजिए। प्रेम नहीं है भाई, सॉरी। अतीक अहमद को आई लव यू समाजवादी वाले बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। यार की रिपोर्ट सर, किस पार्टी में बैठे हैं? मैं इस बात विकास का पता चल जाए। व्यवस्था हमेशा मुद्दा होता है, उपचुनाव में भी और वैसे भी। प्रत्याशी तय होने दीजिए, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि किस तरफ कौन जा रहा है। ठीक है सर, बराबर मेरे पास वक्त इतना ही सर। जी, मेरे पास वक्त बाकी में अभी आपके पार्टी वाले सर खा गए सर, माफी के साथ मैं आपको करूंगा श्रीवास्तव जी। फिलहाल वक्त हमारे पास इतना ही था। मेहमानों के पास बातें और भी हैं, तर्क और भी हैं, लेकिन तर्क सुनने के लिए वक्त हमारे पास कमी है।